चलिए दोस्तों, आपका स्टडी मटेरियल हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम कर चुके हैं डिस्कस, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं। क्वेश्चन आएंगे तो फिर से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो क्वेश्चन करवाऊंगा और एक तरह से हम अफ्रेश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि एक नए सिरे से हम पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है तो उस एंगल से पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्टडी मटेरियल में गो थ्रू दोबारा नहीं कराऊंगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं। कहाँ पर आ रही है ये देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने आ गई है। मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग, क्या लिखा है। जयश्री ओन्स 5 हाउसेज इन चेन्नई, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। यानी इन्होंने तो काम ही खत्म कर दिया, सारे के सारे लेट आउट कर दिए। आपको जो है सिर्फ जीएवी निकालनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी जो पूरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकलती है ना, पूरी इनकम निकलती है ना, जीएवी से म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करते हैं, एनएवी आता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं और उसके बाद जो है आप इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग माइनस करते हैं। यहाँ पर बोला है आप सिर्फ हमें जीएवी निकाल कर बता दो। तो जीएवी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो ज़्यादा है तो वो जीएवी बनेगा, और अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल ज़्यादा है तो वो बनेगा। एक्सपेक्टेड रेंट आप लोगों को मालूम है क्या होता है, बताइए क्या होता है। म्यूनसिपल वैल्यू वर्सेज फेयर रेंट। जो भी ज़्यादा होगा म्यूनसिपल अथॉरिटी वाली वैल्यू, आसपास की लोकेलिटी की वैल्यू, वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि इससे ज़्यादा कोर्ट परमिट नहीं करता है। यहाँ पर आपका एक एक केस आ रहा है, ज़रा देखिएगा। हाउस प्रॉपर्टी 1 है, उसमें म्यूनसिपल वैल्यू यहाँ पर आ रही है 80,000, फेयर रेंट आ रहा है 90,000। तो आप मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। स्टैंडर्ड रेंट तो गिवन ही नहीं है ना, रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा ही नहीं होगा इसके बारे में कुछ। तो उस केस में जो आपका म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट जो भी हायर है, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। इतनी आपने एक्सपेक्टेशन बना ली है। एक्चुअली में आपका जो रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल है वो 72,000 है। तो जो भी ज़्यादा होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। तो जीएवी कितनी आ गई, 90,000। जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी 1 का किया वैसे 2, 3, 4, 5 का आपको करना है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी 2 का। बाकी 3 आप खुद करेंगे। खुद से नहीं करेंगे तो क्या ये बच्चों वाली चीज़ें आप मुझसे करवा रहे हैं। मुझसे मुश्किल चीज़ें करवाइए, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाइए। म्यूनसिपल वैल्यू इस केस में 55,000 है, फेयर रेंट जो है वो 60,000 है। तो जो भी ज़्यादा होगा वो मेरी एक्सपेक्टेशन है, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन 60,000 है। हालांकि मुझे एक्चुअली में रेंट जो मिलता है वो 72,000 मिलता है। तो अच्छी बात है ना, फिर तो 72,000 ही मेरा जीवी बनेगा। म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट 65,000 है, बट स्टैंडर्ड रेंट है 58,000। यानी बोल दिया रेंट कंट्रोल एक्ट ने 58,000 से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन सेट मत करना हाउस नंबर 3 के बारे में। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन 58,000 से ज़्यादा सेट कर ही नहीं सकता। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भैया इस प्रॉपर्टी से इतना रेंट आना चाहिए, बट एक्चुअली में आता है 60,000। तो अगर ज़्यादा ही आता है तो अच्छी बात है ना। फिर अगर ज़्यादा ही मैं एक्चुअली में रिसीव कर रहा हूँ तो वही मेरा जीएवी बनेगा। 24,000 रुपये म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट 25,000 है, तो 25,000 रुपये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है। पर एक्चुअली मैं 30,000 रिसीव कर रहा हूँ तो 30,000 जीएवी बनेगा। 80,000 जो है म्यूनसिपल वैल्यू है, 75,000 जो है फेयर रेंट है। तो म्यूनसिपल वैल्यू ज़्यादा है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। बट स्टैंडर्ड रेंट बोलता है भैया 78,000 से ज़्यादा परमिट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब 78,000 से ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा आ गया 78,000, एक्चुअल रेंट 72,000 है। जो भी ज़्यादा होगा यानी कि 78,000 जो है वो मेरा जीएवी बनेगा। यहाँ पर आ गया जीएवी, देख लीजिए नीचे लिखा होगा। एक एक केस में आ रहा है यहाँ पर 90,000, 72,000, 60,000, 30,000, 78,000, 90, 72, 60, 90, 72, 60 और उसके बाद 30 और 78, 30 और 78 जो हमने निकाला वही है। इलस्ट्रेशन 1 हो गई आपकी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रही है, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। ROR है यहाँ पर, देखिए गिवन है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। लेटेस्ट बुक मैंने भी मंगवा ली, हार्ड कॉपी में मेरे पास भी है। आप भी चाहें तो आप ये स्लाइड देखने के बजाय अपनी बुक भी आप खोल कर बैठ सकते हैं जब हम स्टडी मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। ऑडियो को सुनिए, जो बुक में लिखा है उसके आप देखिए, साथ में पढ़िए। ही ओन्स अ हाउस इन लंदन। लंदन में उसकी एक प्रॉपर्टी है जो उसने लेट आउट करी है 10,000 पर मंथ रेंटल पे। ये देखिएगा, म्यूनसिपल टैक्सेस जो हैं लंदन वाले म्यूनसिपैलिटी को पे करे हैं, और म्यूनसिपल टैक्सेस कितने हैं, 8,000 पाउंड्स के। वहाँ पे पाउंड चलता है। मालूम है पाउंड की क्या कीमत हो गई है? 80 रुपये, 90 रुपये चल रहा होगा, 100 रुपये चल रहा होगा या तो। वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ 1 पाउंड जो है 92 रुपीज़ दे रखी है। अच्छा, इन्होंने दे रखी है अपने ज़माने की।
इतने के आसपास ही चलते रहता है। आपको बस उसकी नेट एनुअल वैल्यू बतानी है, यानी आपको इनकम हाउस प्रॉपर्टी की भी नहीं निकालनी, सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो पहले जीएवी निकालना सिखाया, अब एनएवी निकालना सिखा रहे हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी सर? एक्सपेक्टेड रेंट तो बताया ही नहीं। अरे नहीं बताया तो कोई बात नहीं ना, इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में। अगर होती तो हम वैसे काम करते। आप चाहे इंडिया में प्रॉपर्टी लें या बाहर लें, अगर आप आरओआर हैं तो आपके लिए सारी इनकम टैक्सेबल होगी और मेथड तो सेम ही रहेगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का। तो ये जो ब्रिजेश हैं इनके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकलेगी? 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय आपने रेट से कर दिया। 1 पाउंड जो है 92.50 का है, तो आईएनआर टर्म्स में आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है। जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर हैं इसने उस प्रॉपर्टी के लिए पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहां पर 8,000 पाउंड आप माइनस कर देंगे और नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नोट्स को दोबारा पढ़ लीजिए और फिर ये वाली क्लासेस आप स्टडी मटेरियल वाली अटेंड करिए। आगे से फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस होगी पहले आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, फिर स्टडी मटेरियल वाली क्लास आप अटेंड करेंगे। अब यहां देखिएगा, मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज, 1 एट बॉम्बे वेयर इन हिज फैमिली रिजाइड्स एंड अदर एट दिल्ली। तो इस बंदे के पास 2 प्रॉपर्टी आ गई जिसमें से एक में वो खुद रहता है, दूसरी अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड का मतलब कोई नहीं रहता है। अब अनऑक्यूपाइड हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो हमें क्या मतलब, आप जो है 2 प्रॉपर्टी तो रख ही सकते हैं अपने पास, पर उससे ज्यादा रखेंगे तो दिक्कत होगी। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन अ रेंटेड हाउस। ये और ले लीजिए सर, चंडीगढ़ में एक और जगह पे रहता है, ये रेंटेड पर्पज के लिए रहता है यहाँ पे। चलो ये इसका खुद का घर तो नहीं है। फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹30 लाख 10% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 18। तो भैया 30 लाख रुपए का लोन लिया है इसने और उसने पे नहीं करी है कोई भी अमाउंट सो फार। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ही हैज टेकन लोन ऑफ 5 लाख रुपीज जिस पर 11% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है और 1 अक्टूबर 18 को इसने लोन लिया है रिपेयर्स के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इसने किसके लिए लिया था? बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, ये इसने रिपेयर के लिए लिया है। आपको डिडक्शन बतानी है कि इंटरेस्ट की कितनी डिडक्शन अलाउ होगी असेसमेंट ईयर 2021 में, यानी कि प्रीवियस ईयर 1920 में। बताइए आप, मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं इसे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम देखकर लिखेंगे। एनएवीजीवी कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग बताना है कितना होगा। इसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी बॉम्बे वाली, जो इसने एक्वायर कर ली है उसके लिए इसने लोन ले रखा था 1 अप्रैल 18 को 30 लाख रुपए का और 10% रेट पर लिया था। अब अगर इसने लोन की रिपेमेंट नहीं करी तो इसका मतलब हर साल इसका जो इंटरेस्ट बनता होगा वो 3 लाख रुपए के आसपास बनता होगा, 30 लाख का 10%। और जब ये पेमेंट करना स्टार्ट कर देगा तो पेमेंट होने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, पेमेंट होने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वैसे चलते रहेगा। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर उसका इंटरेस्ट 3 लाख रुपए का बन गया है। दूसरी जो इसने प्रॉपर्टी ली है वो दिल्ली में ली है और 1 अक्टूबर 18 में ली है। मतलब रेंट पे जो लोन लिया है 5 लाख रुपए का वो रिपेयर के लिए लिया था 1 अक्टूबर 2018 को। अब यहां पर जो उसकी प्रॉपर्टी का लोन है वो 5 लाख रुपए का है जिस पर 11% के हिसाब से 55,000 बनेगा करीब, मेरे हिसाब से इतना ही बनेगा। कितना बनेगा? 11% पर एनम, हाँ 55,000 ही तो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। जो टोटल आपका आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 3,55,000। पर जैसा मैंने बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं। एक अनऑक्यूपाइड है, कोई नहीं रहता, पर है तो उसी के नाम पे। एक में फैमिली रहती है, ठीक है। 2 लाख से ज्यादा का आप इंटरेस्ट नहीं माइनस कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो होगा वो 2 लाख का ही अलाउ होगा। हालांकि इन्होंने अलग अलग पहले दिखाया कि भैया देखिए, आप एक्विजिशन के लिए लेते हैं, कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है या आप एक्वायर कर लेते हैं प्रॉपर्टी, आप 1 अप्रैल 99 उसके बाद लेते हैं, 2 लाख रुपए तक का माइनस करना अलाउ करेंगे। रिपेयर के लिए लेते हैं 30,000 का अलाउ करेंगे। एक प्रॉपर्टी जो है उसमें आपने एक्विजिशन के लिए ले लिया, दूसरे पर आपने रिपेयर के लिए ले लिया, तब भी जो टोटल है वो 2 लाख से एक्सीड तो नहीं कर सकता। ये मैंने आपको नोट्स में बात लिखवाई है। साथ में आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और देखते हैं, आपकी इलस्ट्रेशन आ रही होगी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आ रही है, इसे जरा हम ट्राई करेंगे। अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,30,000 पर एनम। म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है पर एनम में, फेयर रेंट गिवन है 1,10,000 और रेंट कंट्रोल एक्ट ने जो फिक्स करा है वो है 1,20,000। तो यहीं से आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाल सकते हैं, यानी 1,30,000
और 1,10,000 विच एवर इज हायर, यानी 1,30,000 आपका बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट, पर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा भैया इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन हम सेट करने नहीं ना देंगे। तो इसीलिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 1.2 लाख रुपीज़, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया है। हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नोशनल इनकम पर भी टैक्स लगता है, उस वजह से हम एक्सपेक्टेड रेंट देख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ वो हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान सकते थे। पर मेथड यही कहता है कि आप 1 रुपये प्रॉपर्टी चढ़ा दोगे, झूठ दिखाओगे गवर्नमेंट को, इसीलिए एक्सपेक्टेड रेंट का कॉन्सेप्ट आया है। प्रॉपर्टी आपने लेट आउट करी है फॉर रेंट 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज रेंट है 11,000 रुपये का और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमेशा पे करे जाते हैं वो म्यूनिसिपल वैल्यू पे किए जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन में लिखा है ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस एट 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अगर ये म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वर्ड नहीं लिखा होता तब भी आप हमेशा मानेंगे कि जो हाउस टैक्स है वो म्यूनिसिपल वैल्यू पर ही कैलकुलेट होंगे। इंटरेस्ट है बोरोड कैपिटल का 40,000 आपको निकालना है। इनकम बताइए, करके दिखाऊं या फिर क्वेश्चन का आंसर दिखा दूं? करके दिखा देते हैं। 11,000 रुपये का जो रेंट है मल्टीप्लाई बाय 12 तो करीब करीब कितना आएगा? 1,10,000 और उसमें जो है 1,10,000 में 22,000 ऐड करूंगा तो 1,32,000 आएगा। 32,000 आएगा 12 महीने का रेंट, इसमें से 11,000 माइनस कर दूंगा तो 1,21,000 आ जाएगा। अगर अंडरलाइज रेंट है और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो माइनस तो कर ही सकते हैं ना, तो माइनस कर दिया मैंने, माइनस कर दिया अंडरलाइज रेंट। ये मेरा एक्चुअल रेंट आ गया आफ्टर अंडरलाइज रेंट माइनस करने के बाद कि भाई ठीक है, इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ किससे? 1,20,000 से। 1,20,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था, ये ज्यादा आ रहा है तो ये मेरा जीएवी बन जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पे करे बताइए आप मुझे, टेबल आप बना लेना। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करें 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,30,000, इसी पर कैलकुलेट होंगे 10% यानी 13,000 के आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। माइनस करेंगे तो 1,08,000 आएगा। ये आपका नेट एनुअल वैल्यू है जिसमें से आपको 30% माइनस करना स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में हमेशा अलाउ किया हुआ है। तो 30% आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, करीब 32,400 आएगा। मैंने बुक से देख लिया है। क्यों देखा सर? अरे यार फिर कैलकुलेट के लिए कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने देख लिया। माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 40,000, तो ये 40,000 आप और माइनस करेंगे। अब ये आपका आएगा 35,600 इनकम फ्रॉम एचपी। बुक में दे रखा है यही दे रखा है 35,600। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, इसमें भी गणेश आ गए हैं। चलिए भैया गणेश की प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। इतनी प्रॉब्लम आ रही है अब तो शाम की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू 2.5 लाख रुपए पर एनम है, फेयर रेंट जो है 2 लाख रुपीज पर एनम है, तो जो भी ज्यादा होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड रेंट आपका 2.5 लाख रुपए बनेगा। पर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 2,10,000, यानी इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन में सेट कर नहीं सकता, इसीलिए 2,10,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। रेंट देखते हैं कितना है, 20,000 रुपये प्रति महीना है रेंटल। हाउएवर टीनेट ने 31 जनवरी 20 को प्रॉपर्टी वेकेट कर दी है। ये देखिए 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। जो लोग नेक्स्ट ईयर में हैं वो इसको 2021 मानकर कर लेना सॉल्व। अब ये देखिएगा आप, यहाँ पर 12 महीने होते हैं। हाँ जी 12 महीने तो होते हैं। इसने प्रॉपर्टी जो है बीच में छोड़ दी है, धोखा दे दिया मुझे नहीं दिया, वैसे गणेश को दिया है। वैसे देखा जाए तो गणेश की प्रॉपर्टी है ना, उसको धोखा दिया है। अनरियलाइज रेंट है 20,000 का, ओके। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर? यहाँ निकाला है हमने 2,10,000 का। राइटिंग मेरी ऐसी आती है, क्वेश्चन करने में मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, आपको पता नहीं है। हाँ पहली बार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो एग्जाम में ही किया है मैंने। ये आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किया ऐसे प्रैक्टिस ऐसे लिख कर। बट इसका मतलब ये नहीं आप नहीं करेंगे, आप करेंगे प्रैक्टिस यार, आप करेंगे। मेरा तो खैर ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है कि पेपर एग्जाम में ही पहली बार दिया है, उससे पहले कभी हाथ से सॉल्व किया नहीं। बट उसमें क्या है कि नंबर कम ही आते हैं, फिर ज़्यादा नहीं आते हैं। अब 20,000 हो गया, ठीक है 20,000 हो गया। रेंटल है 20,000, अच्छा 20,000 रेंटल है, 20,000 पर मंथ, ये आपका है रेंट। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, यानी ये माइनस कर सकते हो आप। उसने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 2.5 लाख रुपए की। तो 2.5 लाख रुपए जो हैं उसका 8% निकालना पड़ेगा, तो 8 4 जा
40, 8 2 16 और 4 20, कितना निकलेगा भाई? 20,000 निकलेगा मेरे हिसाब से। तुक्का मार रहा हूँ, 20,000 ही निकलेगा शायद, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेटर ओपन करने में भी आलस आ रहा है। तो 20,000 रुपये का आ गया म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो है 65,000 की गिवन है, आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। एक्सपेक्टेड रेंट ये रहा, उसे आप कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट कितना है आपका? 2,40,000 माइनस अनरियलाइज रेंट है आपका 20,000, तो 2,20,000 आपका आ रहा है। एक्चुअल रेंट वर्सेस एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज मोर। क्या मोर है सर? एक्चुअल रेंट मोर है। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर सकते हैं। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या है सर आपकी? आपकी है 31 जनवरी 2020 को वेकेट कर दिया। इसका मतलब कि फरवरी और मार्च का जो रेंट है वो नहीं आया होगा, 40,000 का रेंट नहीं आया होगा। अगर मैं माइनस कर दूं तो 1,80,000 आएगा। यही तो खास बात है कि आपका जो था, आपने पहले एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करा एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट से, और अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा आया तब आपने लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस किया है। माइनस करने के बाद जो आया है वो आपका क्या आ गया? जीएवी आ गया है। तो जीएवी तो आ गया है सर। अब म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस कर लेते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस आपके करीब करीब कितने बैठे हैं? 20,000 के। अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो आपका एनएवी आ जाएगा। एनएवी करीब करीब आ गया 1,60,000 का। अब एनएवी में से आप माइनस कर देंगे 30%, आंख बंद करके 30% कितना निकल कर आएगा? ये मैं आपकी बुक से ही देख रहा हूँ। कारण यह है कि फिर कैलकुलेशन 30% का करना पड़ेगा, और ये आपका उसके बाद आप और माइनस करेंगे इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 65,000 का। कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका 47,000 की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। ज़्यादा जीरो लगा दिए क्या मैंने? 47,000 कर लेना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही यहाँ पर दे रखा है। यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी देख लेते हैं एक बार, टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ गिवन है। आपके यहाँ पर टोटल 11 क्वेश्चंस गिवन है, और उसके बाद आपकी बैक की एक्सरसाइज गिवन है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 2 क्लास में, आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे स्टडी मटेरियल से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग। क्या कहते हैं ये लोग? यहाँ कहते हैं पूर्णा हैज़ वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर में इंदिरा नगर है, मैं जब गया था मैंने देखा था। शी स्टेज विद हर फैमिली इन द हाउस। रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ। इसका मतलब 25,000 रुपये जो है वो फेयर रेंट है, जो आपको मंथली में गिवन है। आप एनुअल निकालेंगे। म्यूनसिपल वैल्यूएशन है 23,000 पर मंथ, तो मंथली गिवन है, आप इससे एनुअली निकालेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस हैं 8,000 रुपीज़। द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगैन इन अप्रैल 2013 with a loan of 20 lakh rupees taken from SBI Finance Limited at 9% per annum on 1st April 13। कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई वो 2015 में कंप्लीट हो गई, 2015 में कंप्लीट हो गई है। तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो बनकर निकला 31 मार्च 15 तक का, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, जब लोन लिया और जब इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, उससे पिछला 31 मार्च, क्योंकि जिस ईयर में प्रॉपर्टी बन गई है उस ईयर में तो जो होगा इंटरेस्ट दैट विल बी अलाउड। तो उससे पहले का इंटरेस्ट कितना था, पिछले सालों का कितना था, वो आया 3,60,000, जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, यानी 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 ऐसे करके जो भी है 5 सालों में मिलेगा। 31 मार्च 20 को पूर्णा ने 2,40,000 पे करे, जिसमें 1,80,000 इंटरेस्ट के थे। ये इसने उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में पे करे हैं, 1920 ईयर में पे करे हैं। देयर वॉज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डेट। इससे पहले प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं करी गई है। आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है पूर्णा के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट गिवन है, पर ये तो दे ही नहीं रखा है कि इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया है या पूर्णा के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। पूर्णा के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें वो खुद रहती है, तो एक तो क्या 2 हाउस प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, उसमें आपका एनुअल वैल्यू नील माना जाता है। आप 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसकी एनुअल वैल्यू तो नील है, रख सकते हो ना यार। 2 से ज़्यादा होगी तो डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। एक ही प्रॉपर्टी है इसके पास, तो
अब जीरो का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेंगे 30%, जीरो ही निकलेगा। रही बात इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग की, वो आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कितना निकालना है। तो 3,60,000 जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में निकाल के दिया है, हो सकता है आपको निकालना पड़े, यहां पर दे रखा है। इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 1 कैरी हो जाएगा 2, 0 0 0, 72,000 आएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 भाग में बांट दिया, जो कि 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, तो 19 20 ईयर तो चल रहा है। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पिछले सालों का इंटरेस्ट मिलेगा। और जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है 1,80,000 वो तो मिलेगा ही मिलेगा। देयरफॉर 1,80,000 करंट ईयर का इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो, और जो 72,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो भी आप माइनस कर सकते हो। टोटल निकल कर आएगा 2,52,000। हालांकि आप 2 लाख से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट जो है माइनस नहीं कर सकते सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, वो आपको पता है। तो आप मैक्सिमम 2 लाख ही माइनस कर पाओगे। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब इलस्ट्रेशन नंबर हम 7 करेंगे। यदि आपने कॉन्सेप्ट्स को 2-3 बार पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं है, तो बहुत आसान है। और अगर नहीं पढ़े, आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम है, जो प्रोविजंस करे हैं वो नहीं पता है, तो उन्हें आप 1-2 बार आराम से पढ़कर समझिए लाइन बाय लाइन, और फिर ये क्वेश्चंस करिए। यहाँ पर है राजलक्ष्मी का क्वेश्चन आ रहा है, ओन्स अ हाउस एट अदियार चेन्नई। ये हमें चेन्नई ले गए सर। म्यूनसिपल वैल्यू है 5 लाख, फेयर रेंट है 4,20,000, तो जो भी ज़्यादा होगा वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। बट स्टैंडर्ड रेंट है 4,80,000, तो इससे ज़्यादा की मेरी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं हो सकती है। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करता हूँ 4.8 लाख की। ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया साल का। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट करा हुआ है 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 19। देर आफ्टर टीनेंट ने वेकेट कर दी है और श्रीमती राजलक्ष्मी ने उस घर को खुद यूज करने के लिए ले लिया है। तो लिख तो रखा है टीनेंट ने वेकेट कर दी है, बट ये एक्चुअली में लॉस ड्यू टू वैकेंसी आएगा नहीं। वो तब आता है जब टीनेंट ने वेकेट कर दी और प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। यहाँ पर तो इसने खुद ऑक्यूपाई कर ली है। तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर है वो तो रियलाइज नहीं हो पाया। ऑल कंडीशन रूल 4 की सेटिस्फाई हो गई, तो यानी कि जो 50,000 पर मंथ आया है ये 2 महीने का जो है नवंबर का और दिसंबर का नहीं मिल पाया। तो वो तो आप एक्चुअल रेंट से माइनस कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं आएगी। म्यूनसिपल टैक्सेस 12% पे करें, और 12% किसका लेना है आपको मालूम है, म्यूनसिपल वैल्यू का 12% पे करा है। शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असेसमेंट ईयर 2021 का आपको निकालना है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो पहले आपको देखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा आ गया 4,80,000। रेंटल देखना पड़ेगा, रेंटल कितना है भैया। रेंट जो इसको मिला है 9 महीने का मिला है, जो आता है 4.5 लाख। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पर 1 लाख रुपए यानी कि नवंबर और दिसंबर का इसको नहीं मिला है, तो 3.5 लाख बनकर निकलेगा एक्चुअल रेंट माइनस अंडरलाइज रेंट। 3.5 लाख बनेगा। अगर मैं 3.5 लाख को 4.8 लाख से कंपेयर करूंगा एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही ज़्यादा आएगा। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट मेरा जीबी बन जाएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस 12% है, 5 लाख के दे रखा है 12%, तो आप 12% माइनस करेंगे जो पे किया है। 30% आप आंख बंद करके एनएवी का माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, और 25,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर फिर से गणेश आ गया, और इस बार गणेश जो है वो 3 प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, और तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर पंगा हो गया, लोचा हो गया, क्योंकि अगर एक इंसान के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमारा एक्ट बोलता है इतने अमीर हो रहे हो भाई तुम। 2 प्रॉपर्टी अपनी चॉइस पे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तीनों ही ऑक्यूपाई आपने करी हुई है, 2 मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसे डीम टू बी लेट आउट मानकर उस पर आप हमें टैक्स देंगे। अब ये बात आती है कि यार आप कौन सी प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। उस प्रॉपर्टी को मानेंगे जहां पर टैक्स सबसे कम बनेगा, इनकम सबसे कम आएगी। इसका मतलब जिनकी इनकम सबसे ज्यादा आनी है डीम टू बी लेट आउट मानकर, उन 2 प्रॉपर्टी को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, और दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी उसे आप डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। यहां पर 3 ही प्रॉपर्टी गिवन है, तो म्यूनसिपल वैल्यू तीनों का गिवन है, जैसे 3 लाख, 3.6 लाख, 3,30,000। पहले तीनों का एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के देखते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो ये आपका आ गया जीएवी। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं है सर। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
3,80,000 एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा था, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। कब कंप्लीट हुआ, परचेज करा 31 मार्च 99। ये क्यों दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि 1 अप्रैल 99 और उसके बाद अगर आप लोन लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, अदरवाइज सिर्फ 30,000 का इंटरेस्ट माइनस करना अलाउ होता है। ये बाद में लिया है, म्यूनसिपल टैक्सेस आपने इतने पे करे म्यूनसिपल वैल्यू के। जो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड है फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करेंट ईयर वो 55,000 रुपये है, वो इस प्रॉपर्टी के लिए रिपेयर के लिए आपने लिया है। और इंटरेस्ट फॉर करेंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 13 फॉर परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी वो ये है। ये जो प्रॉपर्टी परचेज करी इसके लिए कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप कौन सी प्रॉपर्टी को लेट आउट मानेंगे, कौन सी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? बताइए। तो इसका करने का तरीका क्या है दोस्तों? इसका करने का तरीका यह है कि अगर तीनों प्रॉपर्टी जो है डीम टू बी लेट आउट है तो कितनी इनकम निकलेगी वो आपको देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाल लिया है, एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं क्योंकि तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और ये जो हमने देखा था 3,50,000, 3,60,000, 3,75,000 ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इसमें से आपने म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। कितने गिवन है ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं 12%, 8%, 6% म्यूनसिपल वैल्यू का। एनएवी का 30% आप माइनस करेंगे आंख बंद करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो आप कितना माइनस कर सकते हैं वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। ये देखिएगा आपने रिपेयर्स के लिए इंटरेस्ट लिया है। सर रिपेयर्स के लिए इंटरेस्ट लिया तो फिर ये 55,000 रुपये आपने कैसे माइनस कर दिया? दोस्तों अगर मैं तीनों को लेट आउट ही मान रहा हूं तो लेट आउट के केस में तो कितना भी माइनस हो सकता है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं तब लिमिट है 30,000 की, 2 लाख रुपीज की। समझ रहे हैं आप? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप कितना नेगेटिव इनकम कर सकते हैं वो उसमें लिमिट है। तो अब कौन सी को आप डीम टू बी लेट आउट मानेंगे? वो तीनों, पहले तो आपने तीनों को डीम टू बी लेट आउट मान के इनकम देख ली तीनों की। जैसे डीम टू बी लेट आउट मानकर कैलकुलेट करा है वैसे तीनों को ही मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर फिर से कैलकुलेट करता हूं। हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3। कैसे कैलकुलेट करूंगा? हाउस प्रॉपर्टी 1 में तो कुछ है नहीं, नील आएगा। क्यों नील आएगा? क्योंकि भैया एनएवी नील है और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कुछ है नहीं है। क्वेश्चन में देख लीजिए आप, एनएवी नील आएगा और कुछ है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगी तो उसमें 55,000 का इंटरेस्ट ऑन रिपेयर है, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, रिपेयर के केस में 30,000 मैक्सिमम अलाउ होता है। लेट आउट के केस में कितना भी अलाउ होता है, और दूसरे में 1,75,000 अलाउड होगा। तो ये नेगेटिव इनकम आएगी अगर ये तीनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगी। तो तीनों लेट आउट रहेगी तब क्या होगा, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगी तब क्या होगा। मैंने दोनों चीजें निकाल कर देख ली है। अब मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि इस बंदे की टोटल हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम सबसे मिनिमम आ जाए। क्या करना चाहिए भाई? देखिए ये करना चाहिए कि अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नेगेटिव 30,000। हाउस प्रॉपर्टी 3 जो है वो लेट आउट है तो उसकी 73,640 आएगी। तीनों को ऐड करके देख लिया भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितना आ रहा है। ऐसे आपने अलग अलग सिनेरियो देख लिए। दूसरा ऑप्शन आपने कहा, एक काम करते हैं, दूसरे ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं और 2 को डीम टू बी लेट आउट मानते हैं। अगर ऐसा आ गया तो आपने 1 को देखा उसका नील है, 2 को आपने डीम टू बी लेट आउट माना उसकी आपने इनकम निकाल ली है, और 3rd को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना उसका नेगेटिव इनकम निकाल लिया है। टोटल देखा हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है 1840। सिमिलरली एक ऑप्शन 3 आपने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी अगर 2 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1 डीम टू बी लेट आउट है तो क्या होगा। यहां पर आप सब कुछ निकाल के देख चुके हैं। जब डीम टू बी लेट आउट होगा तो 1 की इनकम आएगी 2,19,800, 2,19,800। पहली वाली प्रॉपर्टी सेकंड वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो नेगेटिव 30,000 इनकम आ रही थी, और थर्ड वाली अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो 1,75,000 नेगेटिव इनकम आ रही थी। टोटल देखा हाउस प्रॉपर्टी हेड में 19,800 का इनकम आ रही है। तीनों सिनेरियो में जो सबसे कम इनकम आई है वो आपका केस 2 है, 1840 की इनकम आई है। तो आप कहेंगे ये ऑप्शन सही रहेगा उसके लिए कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और सेकंड वाले को डीम टू बी लेट आउट मान ले। ये एक तरीका होता है। यहां तक की बात आपको हो गई है क्लियर। तो अब कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 9। यहां पर हमारा जो बंदा है वो है प्रेम, जिसका घर है मद्रास में। प्रीवियस ईयर 1920 में उसने घर का एक पोर्शन जो है उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा और दूसरे पोर्शन को उसने लेट आउट कर दिया। रेंट आता है 8,000 पर मंथ। म्यूनसिपल वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की गिवन है 3 लाख रुपए। देखा आपने एक प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर दिए और उसे रेंट पे दे दिया, दूसरे हिस्से में आप रहते हैं। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरी प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यू निकलती है क्योंकि आपने हिस्सा करा है। एक्चुअली में वहां पर आसपास के मकानों के हिस्से नहीं हो रखे हैं।
तो पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सा इसके कितने हिस्से आएगा, इसके कितने हिस्से आएगा, इसको 2 प्रॉपर्टी मानकर आप ट्रीट करेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू ये रही, फेयर रेंट ये रहा, स्टैंडर्ड रेंट ये रहा। तो जो भी ज़्यादा है म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, तो 3 लाख आपका एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा ये नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% पे करे हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू है अगर 3 लाख तो उसका 10% निकल कर आएगा 30,000। लोन है आपका 25 लाख, वॉज टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर 2015 फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वॉज 1,20,000। भाई 25 लाख का लोन लिया है, पहले कितना पे किया है गिवन ही नहीं है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ही नहीं गिवन है, करेंट ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, वो आपको यहाँ पे दे रखा है 1,20,000। जितनी चीज़ें उनको आप 2 भाग में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए के आप 2 हिस्से कर देंगे। 2/3 पोर्शन उसने खुद रखा, तो 2/3 का मतलब 2 लाख रुपए आ गया, और 1/3 का मतलब 1 लाख आ गया। तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो जाएगा लेट आउट के पर्पस में, कि लेट आउट का जो पोर्शन है उसकी कितनी वैल्यू है, कितना एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख। एक्चुअल रेंट कितना है 8,000 मल्टीप्लाई बाई 12। जब 8,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96,000 आता है। 96,000 ज़्यादा है एक्चुअल रेंट, या फिर जो एक्सपेक्टेड रेंट उस पर्टिकुलर यूनिट के हिस्से में आ रहा है वो ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बन जाएगा। पहले करते हैं इसका, एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बन जाएगा 1 लाख रुपए। एक घर है आपका बहुत बड़ा, उसके 2 हिस्से आपने कर दिए। मैं सिर्फ इस लेट आउट पोर्शन की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल रहा हूँ। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। म्यूनिसिपल वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की थी, मैंने देख लिया भैया एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट इस हिस्से का कितना आएगा, वो 1 लाख आया, और लेट आउट का जो इंटरेस्ट आया वो कितना था 96,000। तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है आपका 1 लाख, तो 1 लाख आपका बन गया जीएवी। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आप माइनस अगर करेंगे तो आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस 30,000 है, वो 30,000 पूरी प्रॉपर्टी के म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, तो इसके हिस्से में कितना आएगा, जो लेट आउट पोर्शन है वो 1/3 है। तो यानी कि 10,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस इसके हिस्से में आएंगे, वो माइनस कर दिए। नेट एनुअल वैल्यू आ गई है आपकी। नेट एनुअल वैल्यू का आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, और जो आपने 1,20,000 का इंटरेस्ट दिया उसका 1/3 पोर्शन इसके हिस्से में जाएगा, वो आप माइनस करेंगे। तो ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ यूनिट 2 की आई है, 1 की बाकी है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी बाकी है। सर उसकी कैसे निकालेंगे भैया, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो एनएवी जीएवी नील मान सकते हैं। इवन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड का आप एनएवी जीएवी नील मान सकते हैं। तो आपने नील माना, और साथ में जो आपका इंटरेस्ट था उसका 2/3 पोर्शन जो इसके हिस्से में आएगा वो आपने यहाँ पे माइनस कर लिया, तो ये नेगेटिव इनकम आ गई है। पूरे हेड से कितनी इनकम आई 80,000 और 23,000 रुपये। एडजस्ट करने के बाद 57,000 का लॉस ही आया है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तो आपका ये लगभग चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पर आ गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं अपन लोग। इसमें जो है आनंद है, जिन्होंने रेजिडेंशियल हाउस जो था उनके पास था, जो उन्होंने बेच दिया था मार्च 19 में। अब मार्च 19 जो था प्रीवियस ईयर आपका 18-19 का हिस्सा था। जून 19 यानी कि 1920 में, अब जिनका अगला साल आ रहा है वो 1920 की जगह 2021 मान लेना, उन्होंने 10,000 का रेंट रिसीव करा है गौरव से, टू होम ही हैड लेट हिज हाउस फॉर 2 years, अप्रैल से लेकर मार्च 15 तक। पहले का होगा, रियलाइज नहीं हो पाया था 2 महीने का रेंट, और 20,000 रुपये था। एंड टू दैट एक्सटेंट हिज एक्चुअल रेंट वॉज रिड्यूस्ड वाइल कंप्यूटिंग द इनकम। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब जब आपका उस टाइम अनरियलाइज रेंट रहा होगा और वो अनरियलाइज रेंट आपने माइनस किया होगा, तब तो जब आपको अनरियलाइज रेंट मिलेगा तब आप यहाँ पर उसको टैक्सेबल करेंगे 30% माइनस करके। पर मान लेते हैं कि एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट उस टाइम जिस टाइम नहीं मिला, उस टाइम माइनस कर भी एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आया था, तो इसका मतलब आपने तो ज़्यादा वाली इनकम पर पहले टैक्स दे दिया था। उस सिनेरियो में आपको अगर अनरियलाइज रेंट मिल भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा नहीं है। थोड़ा टेक्निकल हो गया है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है, बट ऐसे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, ना ही प्रोविजंस में इतना लिखा हुआ है समझाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। आप सिर्फ ये मान लीजिए कि आपको अनरियलाइज रेंट मिला है, तो अनरियलाइज रेंट जो है उसको आप 30% माइनस करके बाकी टैक्सेबल कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी लेट आउट करी थी मार्च 15 से फरवरी 19 तक सतीश को, और तब जो है उन्होंने अपना रेंट बढ़ा दिया था 12,000 से 15,000 महीने, पर डिस्प्यूट चल रहा था उस पर। फाइनली जो है क्लेम सेटल हो गया और 69,000 रुपीज़ जो है अरियर की फॉर्म में मिल गए। तो 69,000 का अरियर और 10,000 रुपीज़ का आपका अनरियलाइज रेंट, तो टोटल आ गया आपका 79,000। 30% माइनस करने के बाद बाकी को टैक्सेबल आप करेंगे।
ज़्यादा टेक्निकल बातें आपको नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं, मैं उतना ही कराऊंगा जो स्टडी मटेरियल में गिवन है। ज़्यादा बातें बतानी सही नहीं रहेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। मिस अपर्णा को ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कैलकाता अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर मिस डिम्पल। अब ये को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया। वेयर हर सिस्टर्स फैमिली रिजाइड्स, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। शेयर देखना बहुत जरूरी है, दोनों का बराबर का हिस्सा है। एंड द सेम इज यूज बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो लोन का बनता है 50 लाख रुपीज लोन पर 10% का इंटरेस्ट बनता है, तो 5 लाख आ गया, पूरे साल का 5 लाख आ गया। यहां पर लिखते हैं ये एक्विजिशन के लिए इन्होंने लिया था लोन। इन एडिशन अपर्णा का एक खुद का घर भी है पूना में, इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिजाइड्स। शी हैज टेकन अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज 12% इंटरेस्ट रेट पर लिया है, 1 अक्टूबर 18 को लिया था, रिपेयर के लिए लिया था। आपको निकालनी है कितना कितना उन्हें इनकम उनकी हाउस प्रॉपर्टी की आएगी। देखिए जो अपर्णा का यहाँ पे घर है रिपेयर के लिए लिया, तो 3 लाख का 12% कितना बनता है, 3 लाख का 12% करीब करीब आपका आता है, 10% आता है 30,000 और 10% के बाद 2% अगर मैं करूँगा तो आपका करीब करीब आ जाएगा 6,000 रुपये, मतलब 36,000 आएगा कुछ। तो 36,000 है, बट रिपेयर के केस में अगर आप लेते हैं जहाँ पर आप सेल्फ ऑक्यूपेशन में रह रहे हैं तो 30,000 से ज़्यादा का अलाउ नहीं होता है। तो मैं अपर्णा की बात कर रहा हूँ, अपर्णा को 30,000 का तो ये मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपेशन में एनएवी तो नील होता है, इंटरेस्ट 30,000 आप माइनस कर सकते हो, नेगेटिव इनकम आ सकती है। और जो ये शेयर कर रही है अपर्णा डिम्पल के साथ घर, वो भी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ भी एनएवी तो नील होगा, पर इंटरेस्ट जो है 50 लाख का 10% है 5 लाख, वो दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कि 2.5 लाख अपर्णा के नाम, 2.5 लाख डिम्पल के नाम। तो अपर्णा जो है उसको 30,000 का इंटरेस्ट दिए और 2.5 लाख का ये, तो टोटल कितना आ गया, 2,80,000 का इंटरेस्ट इसके नाम आ गया, दोनों प्रॉपर्टी का मिलाकर। हालांकि आपका एक्ट बोलता है कि 2 लाख से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। और जो डिम्पल है उसके खाते में 2.5 लाख है, उसे भी 2 लाख से ज़्यादा का अलाउ नहीं करेंगे। ये आपका एक्ट बोलता है कि सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में आप 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो दोनों ही केस में 2 लाख रुपए आ गया, क्योंकि डिडक्शन ज़्यादा बनती थी, 2 लाख से ज़्यादा अलाउ होगा नहीं। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा आपको। और उसके बाद जो है आपका ये हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पूरी तरह से स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क आपका यही है कि जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप अपने नोट्स को एक बार दोबारा से जो आपने हाथ से बनाए हैं उसे आप दोबारा से पढ़िए और सभी क्वेश्चंस को आप बिना देखे क्वेश्चन पढ़िए और क्या आंसर होना चाहिए रफ में लिखिए, उसे मैच करिए। अगर आप ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि यार पूरा का पूरा जो मैंने मटेरियल देखा, इसमें मैंने अगर 10 से 15-20 क्वेश्चन देखे हैं, तो उस 15-20 क्वेश्चन में से कौन से 4-5 क्वेश्चन है जो मुझे दोबारा ट्राई करने चाहिए, तो वो आप टिक लगा सकते हैं। और अब आपने अगर टिक लगा दी कि हाँ ठीक है, जब मुझे रिवीजन करनी है एग्जाम टाइम से पहले, जो लास्ट महीना चल रहा होगा, तो ये क्वेश्चन तो मुझे कर ही लेने हैं, यानी नोट्स को रिवाइज कर लिया और ये क्वेश्चन जो टिक लगाए उन्हें दोबारा कर लिया। मुश्किल से 20-30% पर ही टिक लगाना। जितने भी टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन टिक लगा लेना देखने के लिए, और बाकी क्वेश्चंस अभी तो कर लेना, पर बाद में उनको दोबारा बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपको लगते हैं दोबारा देख लेने चाहिए, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद हम कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। और कैपिटल गेन होने के बाद आपका होगा सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट, पीजीबीपी, जिसके खत्म होते ही समझ लेना कोर्स में जान नहीं बची है, कोर्स खत्म होने की कगार पर है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।